हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी मैं 2-3 मिनट कुछ आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो अगर आप वो बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड अगर आप बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं, लेक्चर सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप 2-3 मिनट वीडियो को आगे कर लें एंड डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं आप अपना सुनने के लिए। बाकी जो मेरी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं अभी से ही। तो मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी कि लास्ट मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था मियोसिस वाला, थ्योरेटिकली वो लेक्चर था क्योंकि आपके बुक के अंदर सारा वो थ्योरेटिकली लिखा हुआ था। तो मैंने वो लेक्चर अपलोड किया था। तो जब मैं वो लेक्चर बना रही थी तो ऑन दैट टाइम मेरी मामा मेरे बिल्कुल फ्रंट में बैठी थी और मैं वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी। तो मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि जब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत फ़ास्ट बोलती हूँ अपने लेक्चर्स देते हुए, तो मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को वैसे समझ नहीं आती है जिस तरह से मैं बहुत फ़ास्ट बोलती हूँ, तो उनको लगता है कि मुझे स्लो बोलना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों के कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाते हैं या फिर मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, या मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं आज स्लो बोलूँ। तो क्या ये मेरा जो वे है ये अब ठीक है आप लोगों के लिए? ठीक है जी। सेकेंडली मुझे दूसरी बात ये आप लोगों को बतानी थी कि जब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं थ्योरेटिकल आप लोगों के लिए आज एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को कंप्लीट मियोसिस समझाऊंगी। तो उस दिन क्या हुआ कि एक्चुअली था मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ़ंक्शन और वो मैंने अटेंड नहीं किया था और मैं घर पे बैठी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्री हूँ तो आज बैठ के अपनी यूट्यूब फैमिली को टाइम दूँ, और आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि अभी भी फ्री हूँ क्योंकि एक लेक्चर तो अपलोड कर चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं ये डायग्राम बैठ के जो आप देख रहे हैं इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया था और आपको दिख रही होगी कि इस पे बहुत से टिक लगे हुए हैं, लेकिन मैं अब डिलीट कर रही हूँ। तो क्या हुआ था कि मैंने दोपहर में आप लोगों के लिए मतलब ये डायग्राम बनाई और फिर मैं आके यहाँ पे बैठी जहाँ पे मैं बनाती हूँ, अपने रूम में आके वीडियो शूट करती हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आके बैठी और फिर मैंने क्या किया, वीडियो शूट की। और फिर मुझे जब मैंने वीडियो शूट कर ली, मैं उसको अपलोड करने लगी तो फिर मैंने देखा कि उसके अंदर वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। इतना बड़ा मेरे साथ जुल्म हो गया था और फिर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। फिर मैं रात में अगेन बैठी और फिर मैंने पहले उसको चेक किया कि भाई क्या मसला है अगेन, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको चेक पहले कर लेती हूँ, कैसे ना हो मैं अगेन अब शूट करूँ और फिर वो फिल्म ख़राब हो जाए। फिर मैंने चेक किया, उसमें आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही थी। फिर मैंने अगेन जब वो लेक्चर स्टार्ट किया तो फिर उसमें 1 मिनट तक स्टार्टिंग में वॉइस ठीक थी, फिर आगे वो 21 मिनट की मैंने वीडियो शूट की थी और वो पूरी की पूरी उसके अंदर वॉइस ही नहीं थी। फिर मेरी वो वीडियो ज़ाया हो गई और फिर मुझे बहुत 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 अफ़सोस हुआ कि मैं ये मियोसिस पढ़ के थक गई हूँ और एक लेक्चर मुझसे अपलोड नहीं हो पा रहा है, इतनी मिस्टेक्स कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने नहीं बनाई। आप लोग देख रहे होंगे कि 2 दिन का गैप आ गया है, क्योंकि फिर कल मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी। सैटरडे था, हमारी यूनिवर्सिटी ऑन थी क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हमारा कोई फंक्शन था यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए उन्होंने हमारी सैटरडे वाले दिन ऑन की थी यूनिवर्सिटी और फिर मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी जाना पड़ गया। फिर आते ही मैं थक गई थी और फिर मैंने सोचा कि ऐसे अब प्रॉपर ठीक करके फिर ही बनाऊंगी वीडियो, ऐसे ना हो कि फिर ख़राब हो जाए। और अब मैंने प्रॉपर ठीक कर लिया है, ठीक है मसला। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ आप लोगों को ताकि मेरी मामा सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है जी। तो पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये वाली डायग्राम देखें आप लोग। ये फुल डायग्राम जो आप लोगों को दिख रही है वो यही डायग्राम है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मियोसिस हमारे पास सेल डिवीज़न की टाइप होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं उनकी जो तादाद होती है वो क्या होती है, एक पेरेंट सेल होता है, फिर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो डॉटर सेल्स के अंदर हाफ़ हो जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों से कही थी। तो अब हमारे पास कुछ स्टेजेस थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टीलोफेज़ 2। ये हमारे पास कुछ क्या थी, स्टेजेस थी। किसकी स्टेजेस है? ये हमारे पास मियोसिस की स्टेजेस हैं। अब हमने देखा था कि प्रोफेज़ 1 की हमारे पास 5 और सब स्टेजेस थी, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो मियोसिस थी उसको हमने डिवाइड किया था
था मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में। और जो हमारे पास मियोसिस 1 थी उसको हमने कहा था कि उसके अंदर भी कैरियोकाइनेसिस होगी एंड साइटोकाइनेसिस होगी। सिमिलरली हमारे पास जो मियोसिस 2 है उसके अंदर भी कैरियोकाइनेसिस होगी एंड साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, जो मियोसिस 2 होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी जैसे कि माइटोसिस होती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो मियोसिस 1 है उसका जो हमारे पास जो प्रोफेज़ 1 होगा, ठीक है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टेलोफेज़। तो दोनों के अंदर हमारे पास मियोसिस 1 हो या 2 हो, दोनों के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो रही है, तो उनके अंदर ये चारों स्टेप्स हो रहे होंगे। तो जब मियोसिस 1 में होंगे तो हम उनके आगे 1 लगाएंगे, और जब मियोसिस 2 होंगे तो उनके आगे हम 2 2 2 लगाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी। तो हमने अब ये समझ आ गया हमें कि हमने करना क्या है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए ताकि हम आगे इजीली मूव कर सकें। तो हमारे पास प्रोफेज़ 1 की 5 सब स्टेजेस थी। एक है लिप्टोटीन, फिर है ज़ाइगोटीन, फिर पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायग्नेसिस। ठीक है, ये हमारे पास 5 सब स्टेजेस हैं। हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये डायग्रामेटिकली पढ़ाने का आपको मकसद ये था कि आप देख लें कि किस तरह से हमने जो है वो सारी की सारी ये मियोसिस करनी है या हो रही होती है, किस तरह से क्रोमोसोम्स किसके साथ पेयरिंग कर रहे हैं, कैसे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, सिनेप्सिस कैसे हो रही है, सिर्फ दिखाना मकसद था मेरा। ठीक है, बाकी जो थ्योरी थी वो हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी क्योंकि वो अच्छा खासा लंबा लेक्चर हो गया था पहले ही। ठीक है जी, तो अब ये है प्रोफेज़ 1 की स्टेज नंबर 1 लिप्टोटीन। इसके अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये अब कंडेंस होना स्टार्ट होंगे ताकि ये क्रोमोसोम्स बने। ये आपको 2 ब्लू लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है, और 2 जो होंगी आपको रेड लाइंस दिख रही होंगी। तो टोटल आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रही होंगी टोटल 4 लाइंस दिख रही होंगी। ठीक है, 4 लाइंस इसके अंदर दिख रही होंगी। फिर आप सेकंड स्टेज में देखेंगे ज़ाइगोटीन के अंदर क्या हो रहा होगा कि साइनेप्सिस स्टार्ट हो जाएगी। अब लिप्टोटीन स्टेज हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि इनकी ये जो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क था ये क्या कर रहा था, ब्रेक हो गया था। ठीक है, फ्रेगमेंट्स के अंदर, और इसने क्या कर ली थी, थोड़े से हिस्से बना लिए थे। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये टूट के सारा का सारा ये जो मैंने आपको भी बनाया है ये क्या हुआ है, टूट के ये वाले हिस्से बने हैं। अब इनके ऊपर क्या होगा, बीडेड अपीयरेंस होगी। बीडेड अपीयरेंस कैसे होगी, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं हमारे पास, बिल्कुल वैसे अपीयरेंस दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहीं से मतलब थिक होंगे, कहीं से थिन होंगे। जैसे तस्बीह का जो धागा होता है वो थिन होता है, फिर उस पर जो बीड्स लगे हुए होते हैं वो थिक होते हैं, तो बिल्कुल वैसी अपीयरेंस होगी। ठीक है, फिर हमारे पास ज़ाइगोटीन स्टेज आएगी जहाँ पे साइनेप्सिस स्टार्ट होगी। आपको दिख रहा होगा कि 2 जो ब्लू वाले हैं वो एक साथ हो गए हैं, रेड वाले भी एक साथ हो गए हैं, 2 पेयर्स एक तरफ हो गए हैं, 2 पेयर्स एक तरफ हो गए हैं। ठीक है, तो साइनेप्सिस इसका मतलब हमारे पास क्या है, स्टार्ट हो गई है। फिर हमारे पास पेकाइटीन स्टेज के अंदर क्या हो रहा है कि एक ब्लू वाला और एक रेड वाला, ठीक है, इसने क्या किया है, पूरा का पूरा एक मतलब 2 क्रोमेटिड्स ने मिलकर क्या किया है, एक एक क्रोमोसोम तैयार कर लिया है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो 4 क्रोमोसोम्स हमारे पास यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और आपको दिख रहा होगा कि मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं। ये जो 2 ब्लू वाली हैं ना, ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। दोनों जो रेड वाली हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ऐसा नहीं कि ये वाली रेड वाली और ये वाली रेड वाली, नहीं, जो कि मतलब एक ही क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स है ना वो हमारे पास क्रोमेटिड्स आपस में क्या होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ठीक है, लेकिन एक क्रोमेटिड अगर दूसरे वाले क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ कोई ना कोई क्रॉसिंग ओवर या कोई ना कोई उसके साथ मैकेनिज्म या प्रोसेस अगर हो रहा होगा तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने डायग्राम में यहाँ पे शो किया है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे ये शो किया है कि ये आपस में आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है। मतलब कि जो रेड वाला है वो ब्लू के साथ एक्सचेंज करेगा, जहाँ पे मैंने लाइट लाइन से आपको शो किया है। तो ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, और इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसको अब मैंने वापस से रिमूव कर दिया और ये फिर ग्रीन वाली लाइंस आ जाती हैं।
ठीक है जी। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेज आएगी जो कि हमारे पास क्या है, डिप्लोटीन स्टेज है। डिप्लोटीन पे क्या होगा, साइनेप्सिस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और जो कायस्मेटा होता है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। कायस्मेटा क्या होता है कि वो पॉइंट्स जहाँ से अभी भी जो है वो दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, मतलब कि ये जो एक पेयर है ना, इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं, तो ये दो क्रोमोसोम्स अभी भी जहाँ जहाँ से अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ उसे हम कहते हैं कायस्मेटा, ठीक है, और जहाँ से छोड़ दिया उन्होंने एक दूसरे को अलग हो गए तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे साइनेप्सिस एंड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी कि ये ब्लू वाले ने क्या किया है, एक रेड वाली इसके पास एरिया आ गया है और एक मिनट, ठीक है, और जो रेड वाला है उसके पास एक ब्लू वाला एरिया आ गया है। इस वाले क्रोमोसोम के पेयर के साथ भी ऐसे ही हुआ है, इस वाले क्रोमोसोम के पेयर के साथ भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही बननी थी, बस यहाँ पर फ़र्क ये आना था, बस मैंने यहाँ पे कलर में थोड़ा मिस्टेक कर दी, तो आप लोग इसका कलर ठीक से बनाइएगा कि यहाँ पे इसके साथ एक रेड, ब्लू वाले के साथ एक आर्म आपने रेड लगानी है और आपने क्या करना है, जो रेड वाला है उसके साथ एक आर्म आपने ब्लू लगानी है, ठीक है, ताकि कलर्स जो है वो ईजिली डिफ्रेंशिएट हो सकें, ठीक है। फिर यहाँ पे बस डायग्नोसिस में क्या होगा कि टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस होगा, मतलब कि जो एंड्स होती हैं क्रोमोसोम की, ये जो एंड होती है ना, नीचे का जो एरिया होता है यहाँ से थिक होता है, यहाँ से थिन होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा क्रोमोसोम आप लोगों ने देखा होगा, मैं जैसे बनाती हूँ ऐसे बनाती हूँ, तो ये जो एंड्स होती हैं ये क्या होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है। और क्यों थिक होती हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, तो ये हमारे पास उसका क्या है, सेंट्रोमेयर है, तो कायस्मेटा क्या करता है, यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आता है और एक जिप लाइक मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करता है, क्योंकि इसकी चार इस तरह से आर्म्स होती हैं, तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी जिप लाइक मूवमेंट शो की, यहाँ से भी जिप लाइक मूवमेंट शो की, तो ये मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे जिप लाइक मूवमेंट है, ये थिक होगा नीचे से, तो इस प्रोसेस को हमने कहा है कि ये क्या है, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, दूसरी चीज़ क्या होगी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, मतलब कि टूटना शुरू हो जाती है, और क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो रहा होता है, प्रोफेज़ में हो रहा होता है। तो अगर आप एक तरह से देखें तो ये वाला जो क्रोमोज़ोम है, इसको मैं रिमूव कर दूँ, फिर ये ग्रीन वाले वापस आ जाते हैं। अब आप लोग देखें कि ये वाला जो क्रोमोसोम है जो कि हमारे पास डायग्नोसिस में बना है, दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक सेम जो कि मैंने यहाँ पे प्रोफेज़ की जो जनरल डायग्राम बनाई है प्रोफेज़ 1 की, वो सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पर दो पेयर हैं, बस ये फ़र्क है। अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पे हमने आपको दो पेयर्स दिखाए हैं, लेकिन प्रोफेज़ 1 की जो एक्चुअल डायग्राम है जो कि जर्नल डायग्राम है उसमें एक पेयर है, तो हम एक पेयर को ही अब हम आके लेते हुए पूरा का पूरा आपको सिनारियो दिखाएंगे कि मियोसिस किस तरह से हो रही है। तो आपने सपोज़ करना है कि इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेज हो रही है, लेकिन ये स्टेज भी कैसे हो रही है, इन 5 सब स्टेजेस की वजह से हो रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारे पास क्या होगा कि ये क्रोमोसोम क्या करेगा, खुद को इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या करेगा, अरेंज करेगा, और जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, जो कि ये सेंट्रियोल्स हैं, इसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगी और क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर पे जाके क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास होगा मेटाफेज के अंदर। ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, इनमें से जो फाइबर्स निकल रही हैं, जिनको मैंने कहा कि ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, तो मैं आपको इसके लिए एक और बात बताती चलती हूँ कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये हाफ होती हैं या कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। जो आके सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाती हैं और वो हाफ होती हैं, जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर हमारे पास क्या हुआ, मेटाफेज की स्टेज ख़त्म हो जाएगी। फिर एनाफेज पे क्या होगा कि हमारे पास जो एक पेयर का जो एक एक क्रोमोज़ोम था ये अलग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वो वाली डायग्राम बना ली है, लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बताया, याद रखना है कि यहाँ पर एक रेड वाली हमारे पास लाइन आएगी और यहाँ पर एक ब्लू वाली आएगी, जैसे हमने क्रॉसिंग ओवर करवाई थी, ठीक है। ठीक से ही आप लोगों ने बनानी है। मैंने थोड़ा सा जल्दी में बनाई है क्योंकि मैं चाह रही थी, बहुत खुशी बहुत एक्साइटमेंट थी, पता नहीं मुझे किस चीज़ की, इस वजह से देखें 2 दफ़ा वीडियो मुझे रिपीट करनी पड़ी है, बनानी पड़ी है अगैन एंड अगैन। यहाँ पे मैंने वो उसको ठीक से ही बनाया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, सेंट्रोमेयर को इस तरफ खींचेंगी, ये सेंट्रोमेयर को इस तरफ से खींचेंगी, तो क्या हो जाएगा कि एक क्रोमोसोम इस वाले पोल पे चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इस वाले पोल पे चला जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास जब ये अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास एनाफेज़ 1 ख़त्म हो जाएगी, और यही वजह होती है जिसकी वजह से हमारे पास क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये वजह होती है रिडक्शन डिवीज़न की। तो एनाफेज़ 1 के अंदर ये सीन हो रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, टीलोफेज़ 1 एंड साइटोकाइनेसिस। तो टीलोफेज़ 1 के अंदर क्या होगा, टीलोफेज़ 1 के अंदर हमारे पास ये होगा कि ये ऑपोजिट पोल्स पर आ गए हैं। अब जो न्यूक्लियोलस था वो वापस आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी। जो चीज़ें मतलब पहले हमारे पास डायग्नोसिस में वो हो गई थी, इनविजिबल हो गई थी या डिसअपियर हो गई थी, वो वापस से विजिबल होना शुरू हो जाएंगी, वो वापस से रीअपियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ से बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होना शुरू हो जाएगी, ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएं। ठीक है, अगर प्लांट सेल होता तो बीच में एक प्लेट डेवलप होती और ये यहाँ से अलग हो जाता, ये यहाँ से अलग हो जाता। एनिमल सेल में क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होती है, यहाँ से ये इसको अंदर की तरफ धकेलता है, ये यहाँ से इसको अंदर की तरफ धकेलता है, धकेलते धकेलते ये सेल अलग हो जाता है, ये सेल अलग हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको वापस मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये सेल हमारे पास अलग बन जाएगा, ये सेल हमारे पास अलग बन जाएगा। अब हमारे पास 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गए हैं। अब क्या होगी, इनके अंदर मियोसिस 2 होगी। ठीक है, अब इन्हीं सेल्स के अंदर मियोसिस 2 होगी, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 सारे प्रोसेस अगेन होंगे। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑप्शनल होती है, कुछ सेल्स में होती है, कुछ सेल्स में नहीं होती है। तो प्रोफेज 2 के अंदर क्या होगा कि अब आपने एक और गौर करना है कि प्रोफेज 2 के अंदर तो सिंपली वही सारी चीज़ें होंगी जैसे हमने पहले देखी थी कि हमारे पास माइटोसिस के अंदर जैसे हो रही होती हैं कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, वही सारे प्रोसेस होंगे। ठीक है, फिर मेटाफेज 2 आएगा। मेटाफेज 2 की जो डायग्राम्स हैं वो ये हैं, और एनाफेज 2 की जो डायग्राम्स हैं वो ये हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का क्या करना है, ख्याल रखना है, खुद ठीक से डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो ये मेटाफेज 2 की डायग्राम है जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो पहले ये फिर मेटाफेज 2 के अंदर आके खुद को इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर अरेंज करेंगे, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर्स के थ्रू अटैच हो जाएंगे, और क्या करेंगे, एनाफेज के अंदर, इस वाले एनाफेज के अंदर क्या करेंगे, एक क्रोमेटिड को एक पोल पे खींच के ले जाएंगे, दूसरी क्रोमेटिड को दूसरे पोल की तरफ खींच के ले जाएंगे। यहाँ वाले सेल के साथ भी ऐसे ही होगा, एक क्रोमेटिड को एक पोल पे ले जाएंगे, दूसरे क्रोमेटिड को दूसरे वाले पोल की तरफ खींच के ले जाएंगे। ठीक है, फिर अब क्या होगा, एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा। तो एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा तो एक क्रोमेटिड का अलग सेल के अंदर आ जाएगी, दूसरी क्रोमेटिड अलग सेल के अंदर आ जाएगी, जब इनके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको यही दिखाया है कि यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी और ये दोनों अलग अलग सेल्स के अंदर, नीचे करके थोड़ा दिखाती हूँ, ये दोनों अलग अलग सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे कि माइटोसिस के अंदर हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको और समझा देती हूँ। ये ग्रीन वाले सारे में टिक्स जो लगे हुए हैं उनको रिमूव कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, क्रोमोसोम्स ने प्रोफेज 1 के अंदर ये 5 स्टेजेस कवर की। ठीक है, पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम्स कंडेंस थे, क्रोमेटिन नेटवर्क जो था वो कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार की। पहले वो कैसे अपीयरेंस दे रहा था, वो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या हुआ, फ्रेगमेंट्स में वो आया। वो फ्रेगमेंट्स कैसे थे, जैसे तस्बीह के दाने हों। ठीक है, फिर साइनेप्सिस हुई, साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर हुई, एक एक सेगमेंट क्या किया, पेयर ऑफ क्रोमोसोम ने एक्सचेंज किया, जिसकी वजह से क्या होंगी, वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी। क्योंकि अब एक ये जो पेयर है ना हमारे पास, यहाँ पे ये जो आप पेयर देख रहे हैं, ये एक मदर का है एक फादर का है, ये एक मदर का है ये एक फादर का है। ठीक है, तो अब इस वजह से क्या होती है, आपके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। कुछ बिल्कुल अपने पापा जैसे लग रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल अपने मामा जैसे हो रहे होते हैं, मतलब फिजिकली या फिर किसी भी वे में। ठीक है, तो कुछ के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ बिल्कुल थोड़े से चेंज लग रहे होते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, वेरिएशंस क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आ रही होती हैं सारी स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है, फिर साइनेप्सिस का एंड हुई, हमारे पास जो काइस्मेटा था वो विजिबल होना शुरू हुआ। और फिर प्रोफेज एंड कैसे हुई कि जो मटेरियल्स डिसअपियर होने थे वो डिसअपियर हो गए। फिर मेटाफेज 1 हमारे पास स्टार्ट हुई और उसके अंदर क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स ने खुद को क्या किया, इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज किया, फिर वो अपने अपने पोल्स पे चले गए,
फिर वो क्या हुए कि जो चीज़ें गायब हुई थी वो वापस आ गईं और 2 सेल्स बन गए। फिर उन 2 सेल्स के अंदर प्रोफेज़ हुई, फिर सारी चीज़ें गायब हो गईं। सारी चीज़ें का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और फिर क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हुए, फिर अपने-अपने पोल्स पे चले गए और फिर क्या हुआ कि वो अलग-अलग सेल्स के अंदर चले गए और अलग-अलग साइटोकाइनेसिस हुई तो उन्होंने 4 डॉटर सेल्स बना लिए। तो हमने मियोसिस में क्या करना था, हमने मियोसिस में हमने देखा था कि हमने मियोसिस की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि हमने एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, हो गया। तो लेकिन जो पेरेंट सेल के मुकाबले में जो क्रोमोज़ोम होगा उसकी तादाद हाफ़ होगी डॉटर सेल्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, एक पूरा ये पेयर आपको दिखाया गया, एक मदर का है, एक फादर का है, ठीक है। तो अब इनके पास क्या है, हाफ़ क्या है, एक ही क्रोमोज़ोम है, क्योंकि अब इस एक क्रोमोटिड को हम क्रोमोज़ोम कहते हैं, जैसे कि हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था। तो अगर आप लोगों की माइटोसिस क्लियर नहीं है तो आप पहले माइटोसिस वाली वीडियो कंप्लीट देखें। अगर आप लोगों की मियोसिस क्लियर नहीं है थ्योरेटिकल वे के अंदर तो वो वाली कंप्लीट वीडियो देखें। फिर आप जब इस डायग्रामेटिकल वे को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा आप लोगों के लिए ये सारी पेजेस खोलती हूँ, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आपको बनाने में आसानी हो। जो मैंने अपनी मिस्टेक्स की हैं आप लोगों ने वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, उनका आप लोगों ने ख़याल रखना है। तो मैं 1 बाय 1 खोलती हूँ। ये पेज नंबर 1 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये पेज नंबर 2 है, इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों की जो डायग्राम है वो अच्छी नज़र आए आप लोगों को, ठीक है। ये आपने ले लिया एंड देन ये वाली भी ले लें, या फिर अगर आपने एक ही ये ले लिया तो ये भी इनफ है, ठीक है, क्योंकि उसी के मैंने पार्ट्स लेके उसमें लगाए ताकि आप लोगों को क्लियरली मैं ज़ूम करके समझा सकूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी मियोसिस थी जो कि हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस की। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली मैं समझा सकूँ, थोड़ा एग्ज़ैजरेट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। फिर भी ये थ्योरेटिकल क्योंकि एक्सप्लेनेशन थी, तो क्योंकि ये डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन थी तो मुझे मकसद मेरा चीज़ों को दिखाना था, समझाना नहीं था, क्योंकि थ्योरेटिकल में हम ऑलरेडी उसकी थ्योरी पूरी डिटेल के अंदर वर्ड बाय वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। आई होप आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, आप लोगों ने इसको यूटिलाइज़ किया होगा और कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है। मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, 2 ग्रुप्स हैं, दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। एंड पेज को भी आपने क्या करना है, फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना है। अपना आप लोगों ने साथ ही साथ बहुत सारा ख्याल रखना है। इस टॉपिक को, इस वीडियो मेरी सुनने के बाद आपने क्या करना है, बुक से खोल के एक दफ़ा पढ़ के देखना है, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मियोसिस से रिलेटेड, माइटोसिस से रिलेटेड, सेल साइकिल में आप लोग A1 हो जाएंगे और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लाइबा खान को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।